बेसिक कंसेप्ट, पीएम निकालो। हाँ भाई, अब इसमें करने से पहले बेसिक कंसेप्ट में कुछ चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या रिवीजन करना है, देखिए ये सब तो आपको याद होगा ही, है ना याद। इनकम टैक्स लॉ जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, उसका जो बेस है, मुख्य आधार कौन सा है, इनकम टैक्स लॉ का जो मुख्य आधार है वो कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये असली है। बाकी क्या है, नकली, बाकी सपोर्टिव्स है। ठीक, जो जो बोलते जा रहा हूं देखते चलो। फाइनेंस एक्ट में कहां पर रेट ऑफ टैक्स दिया होता है, फर्स्ट शेड्यूल में। नॉर्मल इनकम पर टैक्स फाइनेंस एक्ट से लगता है, और स्पेशल इनकम पे टैक्स, स्पेशल इनकम पे टैक्स नॉर्मल इनकम पे टैक्स फाइनेंस एक्ट से लगता है, और स्पेशल इनकम पे टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन से लगता है। तो फाइनेंस एक्ट में टैक्स का रेट कहां दिया होता है, फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल के इस हिस्से पर जरा विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए 2020 का फाइनेंस एक्ट है, पार्ट 1 में वो पिछले वर्ष का, जैसे देखिएगा ये हमारा 20-21 है और ये 19-20 है। अब बजट कहाँ आएगा साहब, सोचिए सोचिए, बजट कहाँ आएगा, बजट कुछ यहाँ आता है 1 फरवरी को। तो जो ठीक है, हाँ 1 फरवरी को बजट आता है। तो ये क्या करता है कि इस वर्ष का जो AY है उसका वो रेट जो पिछले बजट में प्रपोज हुआ था उसको फाइनल कर देता है। तो 20 में पार्ट 1 में 20-21 का टैक्स रेट होता है और पार्ट 3 में 21-22 का होता है। आपके अटेम्प्ट के लिए जो AY है वो 21-22 है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर गौर कीजिए। वो पूछेगा कि फाइनेंस एक्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाकर पूछना है कि बच्चा बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ता नहीं है, बाकी सब पढ़ के जाते हैं, वहां तो फंसाऊं। फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्या डील करता है, पार्ट 2 क्या डील करता है, पार्ट 3 क्या डील करता है, पार्ट 4 नहीं पूछते, 1 2 3 क्या डील करता है। पार्ट 2 में कुछ TDS के रेट्स होते हैं। पार्ट 1 में फाइनेंस एक्ट 20 है तो 2021 का टैक्स रेट होता है, और पार्ट 3 में 21-22 का टैक्स रेट होता है, जो हमारे काम का है, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या क्या होता है ये मेंशन मैंने करवा दिया। इसके बाद नोटिफिकेशन सर्कुलर ये सब तो आपने करा ही है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आप कर ही लोगे। इसके बाद ये सब अच्छे से किया है। आओ डेफिनेशन में जब हम इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एग्रीकल्चर की परिभाषा पढ़ेंगे उस चैप्टर के साथ। तो ये सब तो उसके साथ पढ़ेंगे। एक चीज मुझे इसमें, हाँ, SSC की परिभाषा मैंने शायद आपको बताई थी कि SSC में जिसके द्वारा टैक्स पेबल है वो भी, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई वो भी, जो किसी और के लिए लाइबल है रिप्रेजेंटेटिव बन के वो भी, इन सबको SSC कहते हैं। तो एक SSC ठीक से देखना है। इसके बाद हमें क्या और अच्छे से देखना चाहिए, हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म में LLP भी आता है। पार्टनरशिप फॉर्म में LLP शामिल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि LLP की परिभाषा, कहना कि इनकम टैक्स एक्ट में LLP की कोई परिभाषा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इक्वल्स टू LLP, मतलब फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म भी और LLP भी फर्म में ही आता है। ठीक, इंडिया की परिभाषा ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन है। रीजन क्या है भाई, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में होना चाहिए। नो डाउट सेक्शन 234 में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का मतलब है वो जो सेक्शन 3 बताएगा।
तो अंततः हमें सेक्शन 3 पे जाना पड़ेगा। सेक्शन 3 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3 ने सिर्फ प्रीवियस ईयर को डिफाइन नहीं किया, बल्कि उसके महत्व को डिफाइन किया, उसके इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया सुनिएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब, यहां देखिए, फिर हम कर पाएंगे क्वेश्चन। यहां देखिए, पहले मान लीजिए इस पीरियड में मैं 1 रुपया नहीं कमाता, तो क्या ये मेरा प्रीवियस ईयर बन सकता है? आंसर है नो। जब मैं कमाऊंगा ही नहीं तो मेरा प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर वो भी नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर की परिभाषा है प्रीवियस ईयर का फॉलो करने वाला 12 महीने का फाइनेंशियल पीरियड। तो असेसमेंट ईयर होता है 12 महीने का, जो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। असेसमेंट ईयर एक बच्चों की तरह मैंने क्या पढ़ाया? प्रीवियस ईयर मींस पैसा जब कमाए तो प्रीवियस ईयर, ऐसे पढ़ाया ना। पैसा जब कमाए तो प्रीवियस ईयर, और टैक्स जब दे तो असेसमेंट ईयर। पैसा जब कमाए तो प्रीवियस ईयर, और टैक्स जब दे तो असेसमेंट ईयर। लेकिन अब हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। टेक्निकली क्या है कि अगर हम पैसा कमा ही नहीं रहे तो मेरा कोई प्रीवियस ईयर नहीं है और असेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ईयर की परिभाषा है प्रीवियस ईयर को फॉलो करने वाला अगला 12 महीना। मान लीजिए मैं यहां पैसा कमाता हूं, यहां पर अर्निंग स्टार्ट करता हूं, तो लॉ कहता है सिंस तुम्हारी अर्निंग यहां स्टार्ट हुई है तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर यहां से शुरू होगा। तो प्रीवियस ईयर तो 12 महीने से छोटा पड़ गया जी। प्रीवियस ईयर में एक ही सत्य है कि वो खत्म 31 मार्च को होता है। प्रीवियस ईयर में एक ही सत्यता है कि वो खत्म 31 मार्च को होगा। शुरू कब होगा मालूम नहीं। अगर आप शुरुआत से अर्न करते आ रहे हो, आप अर्निंग वाले पर्सन हो, तब तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बट आप अर्न करते ही नहीं और अचानक आपकी अर्निंग शुरू हो गई, तो वहीं से आपका पहला प्रीवियस ईयर छोटा हो जाएगा। बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, बिकॉज असेसमेंट ईयर की परिभाषा है प्रीवियस ईयर को फॉलो करने वाला 12 महीना, तो वो तो हमेशा 12 महीने का होगा। क्या आपको यह बात समझ आई? प्रीवियस ईयर 12 महीना या उससे छोटा हो सकता है, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होगा। नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हें एक जनरल प्रोविजन बताया कि भैया पैसा कमाएंगे प्रीवियस ईयर में, तो टैक्स क्या प्रीवियस ईयर में देंगे, असेसमेंट ईयर में देंगे? प्रीवियस ईयर में क्यों देंगे? जब पैसा कमाएंगे प्रीवियस ईयर में तो टैक्स कब देंगे? असेसमेंट ईयर में। लेकिन लॉ कहता है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? Exception says certain situation where assessee is liable to pay tax on previous year income in previous year itself. दोबारा, exception का मतलब हुआ under few situations assessee is liable to pay tax on previous year income in previous year itself, not assessment year. जैसे पहला उदाहरण है शिपिंग कंपनी जो नॉन रेजिडेंट चलाती है, शिप, हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिप में प्रॉब्लम है। शिप जब आता है विदेश से तो इंडिया से कार्गो चढ़ाता है, कार्गो उतारता है, पैसेंजर चढ़ाता है, पैसेंजर उतारता है। तो वहां पर जो शिप के मास्टर होते हैं वो जा रहे होते हैं जब, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उनसे कहता है कि सर बहुत पैसा कमाया आपने। हाँ, तो टैक्स दीजिए। तो टैक्स अभी थोड़ी देंगे, अभी तो कमाया है, अगले साल टैक्स देंगे ना एवाई में। सर आप कब आएंगे मालूम नहीं। आप जब जाएंगे तो भगवान जाने कब आएंगे, कि आएंगे भी कि नहीं। भगवान करे आ जाएं, लेकिन तूफानों का कोई भरोसा नहीं। हमारा तो पैसा डूब गया सर, पैसा आपने कमाया तो टैक्स चाहिए ना। सिंस एयरक्राफ्ट में फ्रीक्वेंटली आना जाना हो सकता है, लेकिन शिप में महीनों लग जाता है दूसरे देश जाने में, और फिर पता नहीं वहां से किस देश, फिर किस देश, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। और उस समय अगर आपने शक्ल बदल दी तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे, आप ही गए थे 3 साल पहले, पैसा कमाया था, टैक्स दो। इसलिए सरकार कहती है प्रभु
ये जहाज हम जाने नहीं देंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर कस्टम ऑफिसर से कहता है कि भाई, हम लोग भाई जरा घेर इसे आगे से, बैरियर लगा और बोल कि जब तक ये इनकम टैक्स का ड्यूज क्लियर नहीं करेगा इसको जाने नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, आप कस्टम में पढ़ोगे कि कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलता जब इनकम टैक्स जब तक नहीं दे देती वो शिप, विदेशी शिप है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर हाथ के हाथ टैक्स लिया जाता है। दूसरा, अगर कोई प्राणी देश छोड़कर जा रहा हो, विदेश घूमने नहीं, विजिट पर जा रहा हो तो आ जाएगा, लेकिन वीजा जो बनवाया इसने ये तो परमानेंट निपट रहा है। विद इंटेंशन, नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्न इंडिया, आने का कोई मतलब नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो सरकार कहती है भाई अब कब आना होगा पता नहीं। तो अभी जो आपने पिछले साल कमाया है, जो साल अभी खत्म भी नहीं हुआ, मान लीजिए कोई आदमी शुरुआत से कमा रहा था, अर्न कर रहा था, तो कोई बात नहीं, बहुत पहले से अर्निंग वाला है। अब बंदा यहां जा रहा है छोड़ के इंडिया, तो सरकार कहती है कि भाई इसके बाद से तो तू विदेश में कमाएगा, तो तू तो जा रहा है, तो जब जा रहा है तो जा ही रहा है, इतना तो टैक्स दे दे कम से कम इस पर। इसी साल दे दूं? अरे अगले साल देना है ना, AY तो नेक्स्ट ईयर होता है ना, ITR भरूंगा, टैक्स दूंगा। सरकार ने कहा ना 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 ना, पागल मत बना, तू निकल रहा है, आएगा कब पता नहीं, ला टैक्स दे। तो दूसरा एक्सेप्शन है जब कोई पर्सन इंडिया छोड़कर जाता है विद इंटेंशन की, पर अब तो आने की संभावना नहीं है प्रेजेंटली, तो सरकार कहती है प्रभु टैक्स देते जाओ, न जाने कब आना होगा। तीसरा, कोई आदमी पकड़ा गया, वो टैक्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया, एसेट्स बेच रहा है, रातों रात चीजों को बेचकर निपट रहा है, उसके एसेट्स के ऊपर चार्ज है, कब्जा है, उसके इनकम टैक्स का काफी पुराना ड्यूज चला आ रहा है, नोटिस इनकम टैक्स से जा रहा है लगातार कि भाई साहब आपका पुराना ड्यूज क्लियर नहीं हुआ, लाखों का ड्यूज है। कोई नहीं सर, आप नहीं देंगे तो आपके संपत्ति को बेचकर वसूलेंगे। नोटिस में लिखा हुआ आ गया कि आपके संपत्ति को बेचकर वसूलेंगे। जरा दशहरा दिवाली निपट जाए उसके बाद आते हैं, जरा फेस्टिवल निपट जाए फिर आते हैं। उधर जो जिस आदमी को नोटिस मिला उसने कहा भाई ड्यूज तो बहुत है, 17-18 लाख रुपए देने हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को, सरकार को। मकान तो लगता है बेच ही देगा वो और वसूल लेगा। तो चुपचाप रातों रात मकान बेचकर निपट रहा है वो, भाग रहा है वो, और पकड़ा गया अवॉइड करता हुआ, एसेट बेचकर भागता हुआ। तो सरकार कहती है सर जो पुराना ड्यूज है वो तो ठीक, एक काम कीजिए इस साल का भी हिसाब कर ही दीजिए, न जाने आप कब मिलेंगे, क्योंकि आप तो भागते हुए नजर आए। तो कोई टैक्स चोरी कर कर भाग रहा है, एसेट्स बेच कर भाग रहा है, तो सरकार हाथों हाथ पकड़ लेती है और निचोड़ देती है कि वही निकाल टैक्स। तो क्या ये भी एक्सेप्शन में आता है? यस, 3 एक्सेप्शन बताया मैंने। चौथा और आखिरी एक्सेप्शन है डिसकंटिन्यू बिजनेस, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर AO का डिस्क्रिशन है। मान लीजिए कोई बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया, तो AO कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देते ना, कोई बात नहीं, आप देश छोड़कर थोड़ी जा रहे हो, आप चोरी थोड़ी कर रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, दैट इज ओके, अगले साल देते ना। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है भाई साहब ये तो कंपनी का मामला है, कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगी, तो लिक्विडेशन के बाद हम पकड़ेंगे किसको? इंसान है तो समझ में आता है लिक्विडेशन में पकड़ेंगे किसको। तो सरकार कहती है कि असेसिंग ऑफिसर तुम खुद तय कर लो। सरकार कहती है असेसिंग ऑफिसर तुम खुद, डिस्क्रिशन है तुम्हारा, चाहो तो तुम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लो, चाहो तो असेसमेंट ईयर का इंतजार करो, तुम्हारी मर्जी। तो 4 एक्सेप्शन है, जिसमें चौथा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चौथे में AO पर ऑप्शन आ गया, मे बी मे नॉट बी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। पर्सन की परिभाषा में इंडिविजुअल आता है, HUF आता है। HUF पर आते हैं हम, जरा सा ये भी सुनिएगा, HUF पर भी एक मैटर सुनिएगा। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू की अनडिवाइडेड फैमिली। और हिंदू धर्म में और भी लोग आ सकते हैं, जैन भी आ सकते हैं, बुद्ध भी आ सकते हैं, जो भी हिंदू धर्म को माने वो आ सकता है। और जैन और सिख और बौद्ध हिंदू धर्म माने या ना माने, सरकार ने उनको भी पकड़ रखा है कि आप भी HUF बना सकते हो अगर चाहो तो।
प्रश्न है कि कोई और धर्म जैसे मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म, जैसे क्रिश्चियन धर्म, वो एचयूएफ में आएंगे कि नहीं, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। लॉ बिल्कुल साइलेंट है एचयूएफ के बारे में, एचयूएफ की परिभाषा ही नहीं है लॉ में। जो हिंदू सक्सेशन लॉ को मानता है, हिंदू एक्ट को मानता है, हिंदू लॉ है, वो कुछ कानून है हिंदू के, वो मानता है, वो एचयूएफ बना सकता है। तो क्या दूसरे धर्म इनको मानेंगे, ये सब डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है, और धर्म पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, इसलिए लॉ भी साइलेंट है इसके ऊपर कि मुसलमान लोग बना सकते हैं कि नहीं एचयूएफ, क्रिश्चियन बना सकते हैं कि नहीं एचयूएफ। कुछ केस का जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि ये तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये हिंदू धर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म अलग और इनका धर्म अलग है। बात सही है, वैसे तो जैन धर्म भी अलग है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म भी अलग है, लेकिन ये हिंदू के एक्सटेंशन है, इसलिए एचयूएफ ये बना सकते हैं। तो इस पर डिस्प्यूट है, सीधी बात। किसे एचयूएफ कहेंगे? जो हिंदू सक्सेशन लॉ को फॉलो करे। और हिंदू एचयूएफ में खास बात क्या है, जैसे आप हिंदू है मान लीजिए, मानिए ना मानिए, मैं तो हूं, तो मैं अपनी बात कर लेता हूं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मैं और मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मान लेते हैं सब एक साथ रहते हैं, बड़ा परिवार हो गया। मेरे पापा, मम्मी, भाई, भाभी, बच्चे, मेरी पत्नी, बच्चे, सब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो क्या एक ही घर में रहने से, एक साथ रहने से हम एचयूएफ बना लेंगे? नहीं साहब, हमारा बंटवारा नहीं हुआ तो भी एचयूएफ के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने आपको बताया, एचयूएफ के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है कॉमन इनकम जनरेशन। मैं अपना कमा रहा हूं, मेरे पिताजी अपना कमा रहे हैं, मेरे भाई साहब अपना कमा रहे हैं। हालांकि तीनों जो कमाते हैं वो इकट्ठा एक साथ रख के पिताजी के डिस्क्रिप्शन पर खर्च होता है, लेकिन हमारी कमाई कॉमन नहीं है, हमारे खर्चे कॉमन है। ये एचयूएफ नहीं है, कमाई कॉमन होना चाहिए। और एचयूएफ जैसे ही बनता है तो एचयूएफ के जितने भी हिस्सेदार हैं उसको हम कहते हैं कोपार्शनर। कोपार्शनर से एचयूएफ क्रिएट होता है, हिस्सेदार। और हिस्सेदार में बेटी आएगी, बहू नहीं आएगी, पत्नी नहीं आएगी। हिस्सेदार में मेल मेंबर आता है, मेल मेंबर, और बेटियां आती हैं। जैसे मेरी बहन तो आएगी, मेरे पिता का एचयूएफ, ध्यान रखिएगा जब भी मैं एचयूएफ बोलूंगा तो किसी आदमी का बोलना पड़ेगा, मेरा एचयूएफ नहीं। मान लीजिए मेरे पिताजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कहा बेटा तू भी इसमें साथ दे। मेरे भाई साहब भी बैठते हैं उस बिजनेस में, मैं भी बैठता हूं, कभी कभी मैं पढ़ाता हूं, अपनी प्रैक्टिस करता हूं, कभी कभी बिजनेस में बैठ जाता हूं। मान लीजिए तो ये फैमिली बिजनेस हो गया, तो मेरा एचयूएफ तैयार हो गया। लेकिन ये एचयूएफ मेरा नहीं, मेरे पिताजी का है। ये एचयूएफ मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है। आपकी बात करें तो आपके पिताजी ने अगर एचयूएफ बनाया तो वह एचयूएफ आपका नहीं होगा, आपके पिताजी का होगा। आपका एचयूएफ तब होगा जब आप शादी कर लोगे, बच्चे आपके होंगे, शादी के बाद आप एचयूएफ बना सकते हो, लेकिन पिताजी से हटना पड़ेगा, पार्ट करना पड़ेगा, तब एचयूएफ आपके बनेगा। अभी पिताजी के एचयूएफ में आप हिस्सेदार हो। तो मेरे पिताजी के एचयूएफ में कितने को पार्टनर हैं, कितने हिस्सेदार हैं? मैं, मेरे भाई साहब, मेरे पिताजी खुद, 3 को पार्टनर आपको मैंने दिखा दिया। मान लीजिए मेरी 2 बहन हैं, क्या ये दोनों बहनें आफ्टर मैरिड इवेंट को पार्टनर होंगी मेरे पिताजी के एचयूएफ में? द आंसर इज यस। जब भी ये बटेगा पैसा, जब भी प्रॉपर्टी बटेगी, तो मेरी बहनों का भी हिस्सा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जजमेंट दिया कि बेटियां भी को पार्टनर होंगी, बहू नहीं होगी। मेरी माताजी नहीं होंगी, मेरी वाइफ, मेरे भाई साहब की वाइफ, मेरी भाभी जी, वो नहीं होंगी, लेकिन बेटियां, मेरी बेटी नहीं, क्योंकि ये एचयूएफ किसका है? मेरे पिताजी का। तो मेरे पिताजी की बेटी यानी मेरी बहन इसमें को पार्टनर होंगी। जरा सोचिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं, मेरे भाई साहब की फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी 2 बहन, मेरे पिता माता, ये बड़ा फैमिली है। मेरी बहन की शादी हो गई, वो अलग है। फिर भी अगर एचयूएफ चल रहा है पिताजी का, तो पिताजी के एचयूएफ में को पार्टनर पिताजी खुद, मेरे भाई साहब, मैं, मेरी दोनों बहनें, 5 को पार्टनर हैं मेरे पिताजी के एचयूएफ में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो एचयूएफ किसी व्यक्ति का होगा जो मुखिया कर्ता कहलाता है, और एचयूएफ बनता है किससे? कोपार्टनर से क्रिएट होता है। कोपार्टनर मतलब हिस्सेदार। जब बटेगा तो कितना बंटवारा होगा? कंपनी, फर्म इंक्लूड एलएलपी। एओपी बीवाई किसको कहते हैं? ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। एओपी बीवाई जॉइंट वेंचर को कहते हैं एओपी बीवाई।
दोनों में फर्क यह है कि बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं और एओपी में इंडिविजुअल के अलावा एचयूएफ कंपनी भी मिलकर जॉइंट वेंचर बना सकती है। इंडिविजुअल ने सिर्फ जॉइंट वेंचर बनाया तो बीओआई, और इंडिविजुअल के अलावा दूसरे लोग मिलकर जॉइंट वेंचर बना रहे हैं तो एओपी कहलाता है। लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड, ये सब लोकल अथॉरिटी कहलाते हैं। यहां पर 7वां नंबर बड़ा ध्यान से समझने जैसा है। ये जो आप पढ़ते हो सेक्शन 231, ये पर्सन की परिभाषा है और इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये नंबरिंग चल रहा है। तो आखिरी नंबर जो है ये है ये वाला नंबर। इस नंबर पर विशेष ध्यान देना क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, हालांकि आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन ये भी हैं, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन ये भी हैं, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन ये भी हैं, लेकिन यहां पर जब लॉ पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है अदर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। अदर यानी जो ऊपर नहीं आता, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज, इंडिविजुअल को छोड़कर जितने आपने पढ़े, इंडिविजुअल को छोड़कर, एचयूएफ को छोड़कर जितना भी आपने पढ़ा, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, ये सब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर सब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है। लेकिन पॉइंट नंबर 7 में लाया गया है अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो यहां अदर वर्ड जरूर लिखिए क्योंकि ऊपर जो लिखा गया वो तो लिखा गया, उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में आ रहा है। कौन कौन आता है जी? जैसे आरबीआई है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है, ये सब क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन कहलाएगा। जैसे कोई टेंपल है, मंदिर है, अब मंदिर ऊपर तो कहीं आ नहीं रहा, अगर कोई टेंपल रजिस्टर्ड हो जाए एज ए कंपनी, कोई एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाए एज ए कंपनी, तब तो कहीं ना कहीं आ जाएगा ऊपर। अदरवाइज क्या होगा? तो आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन अदर लिखना जरूरी है ताकि बाकी सब भी कवर्ड हो सके। एचयूएफ थोड़ी डिटेलिंग में है, ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव की परिभाषा, इनकम की परिभाषा, ठीक है, ये सब जानने की इनकम की परिभाषा एक बार आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आना देखना पड़ेगा, मे भी देखना पड़ सकता है। बस आ जाओ जी, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब करें हम क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, निपटा देंगे। बेसिक कंसेप्ट, अरे 1 मिनट में 10-15 क्वेश्चन होंगे, धुआंधार, 10 मिनट में खत्म। टोटल 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन निपटा डालें। पेंसिल ले लो, पेंसिल, और मैं जैसे टिक कर रहा हूं टिक करना, फिर रबड़ से इरेज कर देना, कुछ दिनों के बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है? क्या बोलते हो? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, स्टार्ट करें बेटा। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल एचयूएफ और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सही है? जल्दी करो, तुमको ट्राई करने दूं पहले, फिर मैं करूं। पांच मिनट दूं? 5 मिनट, 5 मिनट में तुम तो आंसर देख के रट लोगे। मैं ही करा देता हूं मुझे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ही कर, तुम बोलते रहो, मुझसे आगे बढ़ बढ़ के बोलो। एवरी एसएससी इज पर्सन, हर एसएससी पर्सन है, एंड पर्सन हमेशा, पर्सन एसएससी भी है, पर्सन नीड नॉट बी एसएससी, और इंडिविजुअल ऑलवेज, और एचयूएफ। ये वाला मुझे सही लग रहा है, बोलो क्यों? क्योंकि एसएससी पर्सन तो होगा, मैं पर्सन भी हूं, एसएससी भी हूं, मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, याद करो। लेकिन तुम पर्सन हो, एसएससी नहीं हो, क्योंकि एसएससी भविष्य में बनोगे। असेसमेंट ईयर, तीसरा, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ और लेस, मोर देन नहीं। पीवाई 12 या उससे कम हो सकता है, बट एवाई हमेशा 12 महीने का होगा, बताया था ना अभी। इन विच केस, चौथा नंबर,
इन विच केस प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होता है। जब पर्सन इंडिया छोड़कर जाता है, ये आंसर सही है, लेकिन जल्दबाजी में टिक मत करना, क्योंकि हो सकता है और भी कोई आंसर इससे ज्यादा सुटेबल हो। बाकी भी पढ़ लो। पर्सन इंडिया में जॉब करता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा था। इलीगल बिजनेस करता है, नहीं, टैक्स की चोरी करता हुआ एसेट बेचकर भाग रहा है, वो अलग बात हो गई, नहीं वो भी नहीं है। और पर्सन हु इज रनिंग चैरिटेबल, नहीं। तो आंसर क्या हुआ? अब ठीक है, ये वाला टिक कर लो। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर आंसर तुमको सही नजर आता है उसके बावजूद एक बार अटेम्प्ट दूसरे आंसर को भी देखना। इन विच केस एसएससी हैज डिस्क्रिशन टू असेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ और सब्सिक्वेंट एवाई, जो उसके ऑप्शन पर है। मेरी बात समझे? यू मे टेक मोर देन वन आंसर, आप एक से ज्यादा आंसर भी ले सकते हो। बताओ, शिपिंग, यहां पर ये शिपिंग नहीं, असेसमेंट ऑफ एओपी बीवाई, ऐसा तो कुछ नहीं था। असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, नहीं, ये वाला था जहां डिस्क्रिशन पर पॉसिबल है। अदरवाइज बाकी में तो सभी एवाई पीवाई में ही असेस होगा, बट ये ऐसा था जिसमें आप एसएससी पर एओ पर छोड़ देते हो कि वो चाहे तो, ठीक है ना बेटा। छठा नंबर, एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच में बी कैलेंडर ईयर, नहीं, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच में बी मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, एनी 12 महीने और पीरियड स्टार्टिंग, दैट इज ट्रू। फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना है ना हमको। ईयर जिसमें इनकम टैक्सेबल है एज डैश एंड ईयर इन विच इनकम अर्न इज डैश, टैक्सेबल एवाई में होता है, अर्न हम पीवाई में करते हैं। कौन सा आंसर सही है बेटा? डी, ठीक है। इनकम टैक्स अप्लीकेबल है होल इंडिया पे, इंडिया जम्मू कश्मीर छोड़कर, ये सब तुमने पढ़ा नहीं। हमारे हिसाब से तो यही होता है, होल इंडिया पर अप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, तो यही सही हो गया। फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट, कब बिल एक्ट बन जाता है बेटा? जब दोनों सदन से पास हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से पास हो और प्रेसिडेंट की अनुमति हो जाए, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2020 का जो शेड्यूल 1 का पहला पार्ट है वो कौन सा एवाई दर्शाता है? 20-21, याद है ना। तीसरा पार्ट में 21-22, क्लियर है बेटा? अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा पार्ट टीडीएस के लिए है, दूसरा पार्ट है टीडीएस। टीडीएस कौन से ईयर का होता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का होता है? 20-21 का। एवाई नहीं, टीडीएस फाइनेंशियल ईयर का होता है 20-21 का, 20 में। और तीसरे पार्ट में एवाई 21-22 अप्लीकेबल होता है। सीबीडीटी जो सर्कुलर पास करती है, जरा सा इस पर आइए तो बेटा, यहां पर देखिए, पेज 1, बेसिक कंसेप्ट। ये जो सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इशू करता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड, उसे कहते हैं सीबीडीटी या इसे कहते हैं बोर्ड। सीबीडीटी कहते हैं या बोर्ड कहते हैं? बोर्ड। ये सर्कुलर इशू करते हैं ताकि गाइडेंस मिल सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो बाइंडिंग है, बट एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होता। ये एक गाइडलाइन है जिसे हम डिपार्टमेंट को देते हैं फॉलो करने के लिए, ना कि इनकम टैक्स, ना कि एसएससी को। अब इस क्वेश्चन पर आइए, जरा देखिए क्या पूछ रहा है वो। सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन एसएससी? नहीं। इनकम टैक्स अथॉरिटी? यस, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होता है। एओपी में इंडिविजुअल के अलावा दूसरे भी आ जाएंगे, ये आंसर सही है। एओपी में इंडिविजुअल के अलावा दूसरे भी आ जाएंगे। बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल आएंगे। एक बिजनेस, टिक करते चलिए और इरेज करके दोबारा से कोशिश कीजिएगा। एक बिजनेस जो नया नया स्टार्ट हुआ है, इस डेट को सेटअप हुआ है,
सेटअप, और कमेंस हुआ है इस डेट से, उसका प्रीवियस ईयर कहां से होगा बताइए। जैसे ही आप बिजनेस सेटअप करते हैं तो सोर्स आपका अर्निंग का स्टार्ट हो गया, चाहे आपने अर्निंग स्टार्ट की या नहीं की, बिजनेस सेटअप करते ही जो सोर्स है वो आप लेकर आ गए। तो प्रीवियस ईयर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा 31/1/2020 से, और प्रीवियस ईयर खत्म कहां होगा 31/3/2020, क्योंकि 20 में ही खत्म हो जाएगा बेटा। नहीं समझे क्या? अरे 31 मार्च के आगे थोड़ी ना जाएगा, नहीं समझे। देखो क्वेश्चन कह रहा है 20, 21, 19, आपने यहां पर एक बिजनेस सेटअप किया, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर तो यही होगा ना, 13 जनवरी 20 से 31 मार्च 20। पर्सन जो छोड़कर जा रहा है परमानेंट, टेम्पररी नहीं, परमानेंट, उसका एवाई क्या होगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि वो कब टैक्सेबल होगा, इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कौन सा साल है जब वो छोड़ के जा रहा है? छोड़ के किस साल जा रहा है? 20-21 में। तो क्या उसकी इनकम 20-21 में ही असेस हो जाएगी? यस, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा, अगला साल नहीं जाना है, क्योंकि वो छोड़ कर जा रहा है इंडिया। बेसिक सोर्स इनकम टैक्स लॉ का क्या है? बेसिक, वैसे तो सब कुछ है, बट बेसिक क्या है? बेसिक है इनकम टैक्स एक्ट। डोमेस्टिक कंपनी की परिभाषा क्या है ये आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा देता हूं, वैसे समझा देता हूं। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है, चाहे देखो, एक है इंडियन कंपनी, है ना, और एक है डोमेस्टिक कंपनी, और एक है फॉरेन कंपनी। इन तीनों के बीच आपको समझना पड़ेगा। इंडियन कंपनी जो इंडियन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, फॉरेन कंपनी जो फॉरेन एक्ट में रजिस्टर्ड हो। इन दोनों के बीच डोमेस्टिक किसको कहते हैं? डोमेस्टिक कंपनी उसे कहते हैं जिसने अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था इंडिया में की हो। इसका मतलब थियोरेटिकल हम बात कर रहे हैं, वैसे तो इंडियन कंपनी इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंपनी, बट हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। अगर एक फॉरेन कंपनी, अगर एक विदेशी कंपनी किसी भी एक साल के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान, व्यवस्था, एजीएम इंडिया में कर दे, तो उस साल के लिए वो फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक हो जाएगी। उसी तरह अगर एक इंडियन कंपनी है, वैसे तो इंडियन कंपनी ऑलवेज डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था यानी एजीएम आउटसाइड इंडिया हेल्ड कर दे, किसी वजह से कोई रीजन हो, तो वो उस साल डोमेस्टिक नहीं रहेगी। तो मेन मुद्दा क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं? चाहे वो इंडियन कंपनी हो या विदेशी कंपनी, उसने प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट डिविडेंड डिक्लेरेशन का इंडिया में किया हो। ठीक है बेटा, तो 19 नंबर का टिक क्या करोगे? डी वाला पॉइंट। 20, ये 20 भी आपको मैंने नहीं बताया है कि आप वैसे जानते होंगे, ये 20 क्यों नहीं बताया, 20 क्यों नहीं बताया आपको मैंने? हाँ, ये जनरली इनडायरेक्ट टैक्स के साथ पढ़ा जाता है जनरली। तो जीएसटी जब मैं पढ़ाता हूं वहां इसको डिस्कस करते हैं जनरली, कि गवर्नमेंट के पास जो राइट है इनकम टैक्स लेने का, जीएसटी लेने का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वो किस एंट्री में इनकम टैक्स के राइट आते हैं, या कस्टम के एक्ट आते हैं, या जीएसटी का आता है। तो ये आपको एक याद करके चलना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट, वसूलने का अधिकार गवर्नमेंट को एंट्री 82 से आता है। ये मेरे ख्याल से 10वीं कक्षा में भी शायद कहीं ना कहीं फॉल किया होगा। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस पर बाइंड होता है? भैया सब पर बाइंड होता है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का जजमेंट किस पर बाइंड होता है? हाई कोर्ट का जजमेंट किस पर बाइंड नहीं होता है, सॉरी,
अच्छा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाते समय मैं नहीं किया, भूल गया, कहीं कहीं तुम्हें जो लिखा मिलता है उसमें नोट लगा रहता है और उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरे से भी हुआ, हाई कोर्ट का डिसीजन किस पर नहीं बाध्य होता है भाई? ट्रिब्यूनल पर भी होता है, एसएससी पर भी होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पर भी होता है, तो सब पर बाध्य होता है, तो ये वाला टिक करिए। क्या फर्क है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? क्या होता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और आप बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट लग जाए। वहां का जो जज है वो रेफरेंस ले सकता है, बट बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा तो आप कह सकते हो उस जज को कि भाई साहब इस पर जजमेंट आ चुका है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। क्लियर हुआ? 23 नंबर, वेयर एवर इन द एक्ट और फ्रेज एज प्रेस्क्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी शब्द लिखा मिलेगा, आगे आप चलोगे ना, एक्ट तो अभी शुरू हुआ है, पढ़ना शुरू किया आपने, जहां भी आप लिखा मिलेगा प्रेस्क्राइब्ड शब्द, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, समझ लेना कि इनकम टैक्स रूल लेकर आएगा। रूल का काम ही यही है, इनकम टैक्स रूल लेकर आएगा। और जैसे कि डेप्रिसिएशन सेक्शन पढ़ोगे पीजीबीपी में 32(1), उसमें लिखा होगा कि डेप्रिसिएशन अलाउड होगा एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब कि अब आप इनकम टैक्स रूल में जाओ और वहां पर देखो क्या रेट प्रेस्क्राइब्ड है। तो जहां भी शब्द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? कोई रेगुलेशन नहीं, रूल बनाया जाता है इसके लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम में। आगे लिखा हुआ है कि सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन, 24 नंबर पे आइए। हु अमंग्स द फॉलोइंग डिस्कस ऑन पावर टू इशू। अभी आपको मैंने दिखाया कि कौन इशू कर सकता है सर्कुलर, अभी दिखाया था। सर्कुलर कौन इशू कर सकता है? सीबीडीटी। तो कहाँ गया भाई साहब सीबीडीटी? कहाँ है इसमें आ रहा है? ये रहा सीबीडीटी। ईयर इन विच इनकम इज अर्न नोन एज प्रीवियस ईयर। एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, ये रिपीट हो गया, ये मुझे लगता है ये रिपीट हो गया। ऐसे रिपीटेशन आपको मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जहां जहां से क्वेश्चन मिला, आपके स्टडी मैट का, आपके 10 ईयर का, इधर उधर ऐसे वैसे सब, वो छूट ना जाए, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि डबलिंग ना हो, लेकिन इक्का दुक्का डबलिंग मिल जाएगा आपको। ये आ चुका है, पीछे रिपीट हो चुका है, क्योंकि एग्जाम में आया होगा, 10 ईयर में आया होगा, तभी ये रिपीटेशन में आ गया। अंडर इनकम टैक्स एक्ट एसएससी मीन्स, एसएससी का क्या मतलब होगा? हमने कहा था जिसके द्वारा टैक्स पेबल हो, जिस पर कोई कार्रवाई हो, जो किसी और के बिहाफ पर काम, किसी और के बिहाफ पर टैक्स देने को बाइंड हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एसएससी इन डिफॉल्ट हो, यस। फ्रॉम whom टैक्स इज ड्यू, इट इज ऑल्सो यस। अगेंस्ट whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इट इज ऑल्सो यस। तो आंसर आप सब सही है, तो सबको सही करोगे क्या? नहीं, ठीक है। राम एंड कंपनी एलएलपी फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सन एज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बताइए एलएलपी कहां फॉल करता है? क्या ऐसे इंडिविजुअल मानते हो? क्या कंपनी मानते हो? या एलएलपी मानते हो? नहीं, एलएलपी का कोई स्टेटस नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, फर्म के अंदर ही वो एलएलपी आता है। तो आप क्या मानते हो? फर्म। क्लियर है? म्युनिसिपैलिटी ऑफ दिल्ली कहां आता है? लोकल अथॉरिटी में। अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट से जो अप्लीकेबल होता है वो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इटसेल्फ, जब तक कि फाइनेंस एक्ट जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब वो लॉ में लिखा होता है कि ये इस दिन से अप्लीकेबल, ये इस दिन से, ये इस दिन से, ये इस दिन से। मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा है, तब कब से अप्लीकेबल होगा? फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बात भी हमने डिस्कस नहीं की है। अमेंडमेंट जो आता है फाइनेंस एक्ट में वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी हमने कहीं पर देखा था, चलिए अभी बना लेते हैं। जैसे 2021-22 मान लीजिए यहां पर बजट आता है, अभी हमने देखा था यहां बजट आता है। तो बजट में जो भी अमेंडमेंट्स हैं, 1 फरवरी को आता है, जो भी बजट में अमेंडमेंट्स हैं वो अप्लीकेबल कब से होंगे? वो अप्लीकेबल कब से होंगे? जब से उसमें लिखा रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहां से अप्लीकेबल होगा। तो इसको क्या बोलोगे तुम?
इसको क्या बोलोगे जरा देखना, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज करेक्ट। 30 प्रश्न कर लिए तुमने, हैं कितने? 65 बोले ना मैंने, 65, आधे तो कर ही लिए भाई। सोचा तो है, देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट, हाँ आज तो मैंने तो सोचा था कि डिडक्शन के लास्ट, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा करेंगे ना, आज नहीं भी होगा तो ऐसा करेंगे, टैक्स रेट, मजा आएगा। टैक्स रेट के ना ये आप करके आएंगे, टिक मार के आएंगे। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास देखते हैं क्या करना है, फ्रेश टॉपिक शुरू करना है या क्या करना है। कभी भी बीच में आप टिक करके आओगे, हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। 15 मिनट आधा घंटा में हो जाना है। हाँ आप चीटिंग कर सकते हो, हाँ जैसा दिल करे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आंसर दिया ही नहीं है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है टैक्स रेट में, आंसर है ही नहीं। फिर डिडक्शन है, तो डिडक्शन में भी, डिडक्शन मैं करा दूंगा क्योंकि मैंने कहा था डिडक्शन के साथ करेंगे, मजा आएगा। डिडक्शन मैं करा दूंगा, तो देखते हैं आज कितना होता है। थोड़ा बहुत और कर लेते हैं आज, स्पीड में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। टैक्स रेट आप करके आना, मजा आएगा। एक से एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के दिया है, खूब तगड़ा, गलती से गलती होने के चांस तो आई। ठीक है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं बेटा, और फिर हम छुट्टी कर देते हैं। आइए आओ जल्दी से। 31 बताओ। इनकम टैक्स चार्ज ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन असेसमेंट ईयर, जल्दी से टिक करो, आगे बढ़ो। इनकम टैक्स इन इंडिया चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट। वैसे इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट से भी और इनकम टैक्स एक्ट से भी दोनों जगह रेट दिया होता है, बट यहां पर इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ दिया हुआ था, तो सिर्फ से तो काम नहीं चलेगा। फाइनेंस एक्ट इज द बेस्ट आंसर। प्रीवियस ईयर कहां डिफाइन है? ओहो, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन है। वैसे 234 में है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन कहां है? 3 में। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ बिजनेस कमिंस हुआ है 31। ये बड़ा गजब क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि बिजनेस इस बार कमिंस कैसे कर दिया इन्होंने, कहां कमिंस किया? यहीं बिजनेस कमिंस हुआ है, यहीं अंतिम दिन को। बच्चा कुछ भी कर ले, गलत करके आएगा। आंसर क्या है? वहीं से शुरू और वहीं खत्म, तुम्ही से शुरू और तुम्ही पे खत्म। गजब क्वेश्चन है। एक ही दिन का प्रीवियस ईयर, बल्कि कुछ घंटों का प्रीवियस ईयर, यही है 31 मार्च से 31 मार्च। तो आंसर बड़ा टेक्निकल है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या शामिल होता है? पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी शामिल होता है, एओपी में इंडिविजुअल के साथ नॉन इंडिविजुअल भी आते हैं, करेक्ट। बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं, करेक्ट। एचयूएफ, पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ एचयूएफ बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्म में आप पार्टनर कैसे बनते हो? एडमिशन से, डीड से, कंपनी में शेयर होल्डिंग से। तो एचयूएफ में कोई भी मेंबर कैसे बनता है? स्टेटस से। बेटा हुआ घर में तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन गया, बेटी हुई ऑटोमेटिकली मेंबर हो गई। तो पॉपुलैरिटी से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, अग्रीमेंट से नहीं, तो बेस्ट क्या रहा? स्टेटस। इन ऑर्डर टू बी असेस्ड एज एचयूएफ देयर शुड बी को-पार्टनरशिप। क्या होना चाहिए? सहभागिता, को-पार्टनरशिप। कौन सा सेक्शन पर्सन डिफाइन करता है? 231। डैश मस्ट बी वन इन विच 2 और मोर पर्सन ज्वाइंट इन कॉमन पर्पस। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी कॉमन पर्पस के लिए जुड़ते हैं, ज्वाइंट वेंचर। क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? एओपी। और यहां चूंकि वर्ड लिखा हुआ है पर्सन, इंडिविजुअल लिखा होता तो क्या बोलते हैं हम? बीओआई भी बोल सकते थे, लेकिन पर्सन है तो एओपी ज्यादा सटीक रहेगा। 42 फॉलोइंग केसेस
प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, पर्सन इंडिया छोड़ के जाएगा, ये रिपीटेशन हो गया है ना, 10 ईयर में आया होगा इसलिए। 43 डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करना। आर के लीगल हेयर है जी का, जी मर गया और आर के उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है जो लीगल हेयर है, बट पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे। तो जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो कैसे एक साथ जुड़ोगे जॉइंट वेंचर में? जॉइंट वेंचर का मतलब एओपी या बीओआई, एओपी या बीओआई। अब इसमें दोनों इंडिविजुअल है तो क्या बनेगा? बीओआई। असेसमेंट ईयर सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का हो सकता है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। इन विच केस एसएससी हैज डिस्क्रिशन, बताओ रिपीट हो गया। इन विच केस एसएससी हैज डिस्क्रिशन, डिसकंटिन्यू वाला। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस में अगर एनआर आया तो क्या करेंगे? सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देके जाएगा, ठीक। विच अमंग्स फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर? एनआर शिपिंग बिजनेस, न्यूली सेटअप नहीं, सिर्फ एनआर शिपिंग बिजनेस। सेक्शन 4 इनकम टैक्स लेवी होता है, बताइए सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में, इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम। क्या बोलते हैं हम? टोटल इनकम। अब इसके साथ इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जीटीआई भी लिखा हुआ है, टोटल इनकम आफ्टर एग्जम्पशन लिखा हुआ है। बेटा टोटल इनकम मतलब होता है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो ऑलवेज हमारे लिए क्या आएगा? सेक्शन 4 किसको रेफर करता है? टोटल इनकम, जिसको हमने डिफाइन किया था 245 में। याद आया कुछ या कुछ भी नहीं याद आया? सीए राजवीर ने कमेंस किया 1 सितंबर 2020 को अपना व्यापार, अपना प्रोफेशन, तो 1 सितंबर 20 से 31 मार्च 2021, 1 सितंबर 20 से 31 मार्च, ओह मैंने अप्रैल टिक कर दिया, सॉरी, ये वाला 1 सितंबर 20 से 31 मार्च 21 उसका पहला प्रीवियस ईयर होगा। इनकम बिजनेस कमेंस हुआ है 1 मार्च को, तो एवाई क्या होगा? 1 मार्च 21 से 31 मार्च 21 इज द प्रीवियस ईयर, एक महीने का। एवाई क्या होगा? 21-22। वेयर पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ही हैज टू ऑप्ट अंडर टैक्सेशन? कैलेंडर ईयर फॉलो करता है? ओ भाई कैलेंडर ईयर फॉलो करो या कुछ भी फॉलो करो, हमको तो ये चाहिए, हमको तो फाइनेंशियल ईयर चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। चाहे तुम क्या फॉलो करते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? चार्ज सेक्शन स्टेट्स दैट इनकम अर्न इन द ईयर ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर रूल। अगर इनकम अर्न के बाद टैक्सेबल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर रूल। और अगर इनकम अर्न वाले ईयर में ही टैक्सेबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल। इनकम अर्न के अगले साल टैक्सेबल होगा तो बोलेंगे प्रीवियस ईयर रूल, और इनकम टैक्सेबल उसी साल हुआ जिस साल अर्न किया तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल। याद रहेगा। 53 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल से शुरू होता है वो क्या माना जाता है? हमारे लिए तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर भी माना जा सकता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। विच अमंग्स द फॉलोइंग आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, बताइए क्या ये लोकल अथॉरिटी ऑलरेडी डिफाइन था? यस। क्या ये भी लोकल अथॉरिटी है? यस। तो ये है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारा है क्लॉज नंबर 7 में, इसे भी जरा इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लगता है वो प्रेस्क्राइब्ड होता है फाइनेंस एक्ट से। इनकम, ये फिर से रिपीटेशन हो गया बेटा 55 नंबर, अभी पीछे आया था। एक नया सेटअप 1 जुलाई को हुआ तो 1 जुलाई से ये होगा ना, इनकम में क्या क्या शामिल होगा? कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, लॉटरी इनकम, सारे शामिल होंगे बेटा। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप, लीगल, इलीगल, नन ऑफ द, दोनों। इनकम लीगल हो या इलीगल, टैक्स तो देना है। ऐसा थोड़ी है जब पकड़े गए तुमने कहा जी चरस गांजा बेचते हुए पकड़े गए तो हमको टैक्स मत लो। इनकम टैक्स कहता है बेटा चरस गांजा बेचते हुए पकड़े गए, चाहे क्या बेच के पकड़े गए, गंदा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जेल यात्रा होगी, टैक्स तो देगा। और ब्लैक मनी है, चल 60% टैक्स दे दे। तो लीगल इलीगल दोनों पे टैक्स देना पड़ता है। 59, ठीक है। 59 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम अंडर डेफिनेशन। ये आपको मैंने कहा था एक पढ़ना पड़ेगा 224, उसकी एक रीडिंग करनी पड़ेगी।
और इसका उत्तर आप टिक कर लो और इसे पेंडिंग कर देना। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तब जब रिवीजन पे आओगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट करवा रहा है, इट्स नॉट योर इनकम। देखो डिविडेंड इनकम है मानते हो, सैलरी इनकम है मानते हो, पीजीबीपी इनकम है मानते हो, तो यही एक बच गया, इसको टिक ऐसे भी किया जा सकता था। 60 नंबर, नॉर्मल इनकम पर टैक्स कहां रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल इनकम पर टैक्स फाइनेंस एक्ट में नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में रहता है। सॉरी उल्टा बोल दिया। इनकम टैक्स एक्ट में क्या रहता है? स्पेशल इनकम पे टैक्स। तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स कहां रहता है? फाइनेंस एक्ट में। स्पेशल इनकम पे टैक्स कहां रहता है? इनकम टैक्स एक्ट में। याद है ना, लिखा भी था तुमने। सेक्शन 224 इनकम इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये क्या लिस्ट है मैं समझाता हूं। इसमें सेक्शन 224 निकालो पहले। ये रहा 224, इनकम की परिभाषा। बेसिक कंसेप्ट में इसका रेफरेंस लिया था। इनकम की परिभाषा, ये परिभाषा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इनकम मीन्स। अगर ऐसे लिखा मिलता है तो इसे मानते हैं हम एग्जॉस्टिव लिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एग्जॉस्टिव लिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? एग्जॉस्टिव लिस्ट। इनकम डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, एक्सक्लूसिव लिस्ट। इनकम इंक्लूड्स, इंक्लूसिव लिस्ट। तो 3 प्रकार के डेफिनेशन पॉसिबल हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में आगे रेफरेंस दे दिया जाता है, इसलिए हमारे इनकम टैक्स में तो यही 3 दिखता है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब होता है इनकम मींस यही सब और कुछ नहीं, तो एग्जॉस्टिव। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग मतलब जो निम्नलिखित है वो तो इनकम है, और भी हो सकता है कुछ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। इसलिए टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर। इनकम अंडर 224 इंक्लूड्स, इसे आप पेंडिंग छोड़ सकते हो। वैसे आप इसको पेंडिंग छोड़ सकते हो। इसमें पीजीबीपी बैंकिंग बिजनेस का है, ये कोऑपरेटिव बैंक का है, और एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये अभी अभी टाल देना। वैसे ये आंसर है इसका, लेकिन आप इसे पेंडिंग कर देना। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इवन सिलेबस पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, IFOS तक जब पहुंचोगे ना, तो ये आंसर आपको समझ आ जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कैसे समझोगे? ये फिर से गड़बड़ हो गया, कुछ यहां से हटाना चाहिए था मुझे। ये IFOS के साथ पढ़ना, अभी टिक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेड, ये तो आप कर सकते हो। 5 हेड्स होते हैं, इसमें से कौन सा हेड नहीं है? ऐसा तो कोई हेड नहीं सुना हमने। और कंपनसेशन जब आप मिलता है आपको, प्रॉफिट का नुकसान हो गया, जो लाभ है उसका नुकसान हो गया और आपको मुआवजा मिला, जैसे स्टॉक जल गया तो लाभ का नुकसान हो गया, आपको मुआवजा मिला, तो वो रेवेन्यू नेचर होता है। और जैसे एसेट जल गया, उसका मुआवजा मिला, तो वो कैपिटल नेचर होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नेचर में आएगा ये, तो ये रेवेन्यू नेचर में आएगा, रेवेन्यू रिसीट में आएगा। इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा, जब पीजीबीपी करते हैं तो इसको और डील करते हैं। कंपनसेशन क्या होता है, अदर सोर्सेज में भी डील करते हैं। तो कुछ इसमें से 4 मान लेते हैं। 4 ऐसे हैं जिसको पेंडिंग करके हमने कहा कि दूसरे टॉपिक के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो उसके साइड में पेंडिंग लिखवा दिया। बाकी सब क्लियर है। टैक्स रेट भी करा दूंगा आज, 1 घंटा और लगेगा। चलो, तो टैक्स रेट और डिडक्शन, लेकिन अभी डिडक्शन नहीं, अभी सिर्फ टैक्स रेट करके आइए आप, डिडक्शन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में तैयार करके आना है, मैं कराऊं चाहे ना कराऊं, वो तो देखेंगे, उस दिन पर डिपेंड करेगा कि क्या करवाना है, लेकिन आपके तरफ से तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। टैक्स रेट कंप्लीट करो, गलत सही जो भी उल्टा पुल्टा है सब करके लाओ। काफ़ी मेहनत लगना है, बहुत क्वेश्चन है, करके लाना है। ओके बाय।